हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो बेटा आज कवर करने जा रहे हैं नवंबर 22 के लिए जीएसटी की जो अपडेट्स आई हुई हैं। अपडेट्स जड़ी हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है और ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। बट देखिए, जब भी आप एक पेपर टैक्सेशन से रिलेटेड देने जा रहे हैं तो आपको पता है जी, अमेंडेड लॉ की नॉलेज होना अटमोस्ट है। चाहे अमेंडमेंट बड़ी है चाहे भी छोटी है, आपको पता होनी चाहिए। आईसीआई ने बहुत टाइम हो गया हुआ है, ये अपनी वेबसाइट पे अपडेट्स वाला पीडीएफ डाल दिया था। हो सकता है आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो। एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा इस वीडियो के थ्रू देख लें, चेक कर लें कि भी आपको ठीक समझ आ गया कि नहीं। तो ये है सर वो अपडेट का पीडीएफ जो आपको आईसीआई की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। पेपर 4 बी इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर नवंबर 22 एग्जाम। ठीक है जी, लो सर देखना शुरू करें। चैप्टर नंबर 2 से शुरू हो रहा है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 तो इंट्रो ही है, वहां आपको पता है जी वहां क्या ये कुछ चेंज करेंगे। तो सप्लाई अंडर जीएसटी जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें बेस क्लियर है तो ही जीएसटी समझ आता है। अब बात आपको ये नहीं लगेगी कि यार कोई इतनी अमेंडमेंट वाली है, बट 2 मिनट सुनना क्या कहना चाहता है। एक्टिविटीज स्लैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन other than as an individual and its member slash constituents for consideration included in the scope of supply section 7 schedule 2 and schedule 2। बंदे को लगेगा सर थोड़ा या तो पढ़ा हो कुछ, मतलब कि ऐसा पढ़ा था कि भाई जैसे क्लब्स हैं एसोसिएशंस हैं वो अपने मेंबर को गुड सप्लाई करें, कुछ पढ़ा होगा, शेड्यूल्स याद आ रहे होंगे। आओ चेक करो। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड फाइनेंस एक्ट 21। अर्लियर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये एग्जैक्टली पड़ा हुआ, और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा जब इसको क्लास में भी पढ़ते थे तो बंदा ये सोचता था कि यार ये शेड्यूल 2 में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब गुड्स ही सप्लाई किए हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। अब वो कह रहा है जो तुम्हें बुरा लगता था कि क्यों लिखा हुआ है, द सेड पैरा हैज बीन ओमिटेड, कहता भाई इसको तो हमने बाहर कर दिया, रेट्रो इफेक्ट से बाहर किया, मतलब जैसे शुरू से लिखा ही नहीं हुआ था इस तरीके से बाहर किया। बाकी सर जो मैटर है ना वो थोड़ा जा आप पहले रिकॉल कर लें कि जो ये एसोसिएशंस हैं वो जब अपने मेंबर को सप्लाई करते हैं तो उसमें एक म्यूचुअल कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और कन्फ्लिक्टिंग रूल्स भी हैं इस पे, कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के भी, कि जहां कहा गया है कि इसमें सप्लाई नहीं है या सर्विस नहीं है तो आप सर्विस टैक्स के ज़माने से उलझता आ रहा है कि यार म्यूचुअलिटी मानना है या सप्लाई या सर्विस मानना है। तो अब इन्होंने पहले जहां पे ये कहते होते हैं कि गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स को ही देख लो अच्छी तरह से, एक तो वो अपना शेड्यूल 2 में से पैरा हटाया। अब एक नई क्लॉज डाली, न्यू क्लॉज ए हैज बीन इंसर्टेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 टू इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017, मतलब राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब जब जीएसटी आया तब से ही कहता, अब समझ लो ये क्लॉज भी आ गई है। ये क्लॉज क्या कहती है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एज एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। देखो सर पैरा क्या ऐड किया गया, बहुत अच्छे से पढ़ो। न्यू क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 जो सप्लाई बताता है, इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब कि ये नीचे लिखी हुई एक्टिविटी भी अब सप्लाई मानी जाएंगी। क्या है ये एक्टिविटीज, दोबारा देखो, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एज एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा और कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब कि अगर एक एसोसिएशन अपने मेंबर को, या कई बार उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह देते हैं, कुछ भी सप्लाई करे, कुछ भी मतलब जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है उसको मीनिंग ऑफ सप्लाई में लाया गया है। मतलब क्लियर कर दिया गया है कि एक एसोसिएशन के द्वारा भी जब वो अपने मेंबर के लिए कुछ भी करेगी जिसके लिए उस पर कंसिडरेशन चार्ज की गई है तो उसे आप सप्लाई मानेंगे। वाइस वर्सा भी माना गया है। मतलब मेंबर टू एसोसिएशन या एसोसिएशन टू मेंबर, बोथ वे विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। कहता भाई इस अमेंडमेंट के बाद
एक जो एम्बिग्यूटी चलती थी वो खत्म हो जाएगी, एक कंफ्यूजन जो चलती थी वो खत्म हो जाएगी। अबव अमेंडमेंट पुट्स टू एन एंड टू एम्बिग्यूटी whether the activities or transaction involving supply or good service by any person other than as an individual to its member। सर ये other than as an individual तो नॉर्मल है ना, अब एसोसिएशन टू मेंबर ही होगा ना, अब इंडिविजुअल हिमसेल्फ तो सप्लाई नहीं ना कर सकता अपने आप को। टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ सप्लाई और नॉट। कहता है इस डेफिनेशन ने, मतलब कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो डबल ए क्लॉज आई है, उसने ये एम्बिग्यूटी एंड कर दी है, अब ये सप्लाई मानी जानी है इस वजह से। अमेंडमेंट ब्रिंग्स द सर्टेनिटी दैट द सेड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन आर कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। सर वैसे तो हम पहले भी मान के ही चलते थे, हाँ पहले डेफिनेशन में इतनी क्लियरली नहीं आता था, पर जब आप शेड्यूल 2 में लिखते थे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, फिर आप बिजनेस की डेफिनेशन भी जब फरोलते थे वहां भी चीजें दिखती थी कुछ कुछ, तो भाई मानते तो थे। बट अब क्लैरिटी कर दी गई है कि हाँ भाई अब सेक्शन 7 के अंदर ही पहले सप्लाई में डालो ना इस चीज को, शेड्यूल 1 बाद में क्लैरिटी दी जाए, सेक्शन 7 पहले क्लियर करे ना कि सप्लाई है कि नहीं। तो इन्होंने वो बात कर दी कि पहले हम क्लियर कर दें कि ये सप्लाई है, देन उसके बाद वो आगे बढ़ता है, आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड इंश्योर्स द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सच ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज, जिस वजह से अब इस ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लग सकेगा। Further, an explanation is also being inserted to Section 71A to clarify that the person or member constituents shall be deemed to be two separate person and the supply of activity inter se मतलब आपस में shall be deemed to take place from one person to another। बाकी कहता है ये भी क्लियर किया गया कि भाई पर्सन, इट्स मेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स शेल बी डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन, मतलब एसोसिएशन और उसके जो मेंबर होंगे वो दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे जीएसटी पर्पस के लिए। दिस एक्सप्लेनेशन प्रिवेंट्स दिस एक्सप्लेनेशन प्रिवेंट्स द यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी बाय सच पर्सन टू अवॉइड द जीएसटी लायबिलिटी। जो प्ली लिया जाता था कि ये तो म्यूचुअल कंसर्न है जी, यहाँ जीएसटी नहीं होना चाहिए, और बेटा ये फाइट आज की नहीं, सर्विस टैक्स के जमाने की चलती आ रही है। अब कुछ डिसीजन इनके फेवर में गए भी थे, उससे लॉ मेकर बहुत डरते हैं, इन्होंने नीचे कोर्ट भी किया। द अबव अमेंडमेंट कहते हैं ये जो अमेंडमेंट की गई है वो कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं बेटा डरा देने वाली, पढ़ के देखें। अबव अमेंडमेंट इन फैक्ट ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कोलकाता क्लब लिमिटेड। ज्यादातर इसमें ये क्लब क्लब भी होते हैं भाई, जो इसमें प्रॉब्लम आती है, सोशल क्लब्स ये वो, जहाँ पे वो मेंबरशिप वाला सिस्टम होता है, एनपीओ वाला चैप्टर थोड़ा याद करो। कहता है ये अमेंडमेंट जड़ी है वो ओवर रूल करती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो इस केस में गई थी। क्या दी थी जजमेंट, पढ़ के हैरान हो जाओगे। इट वाज हेल्ड ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब एंड मेंबर कैन नॉट बी टैक्स्ड owing to the doctrine of mutuality, a person cannot make a profit out of from himself। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब और मेंबर को एक ही व्यक्ति माना था जजमेंट में, और ये कहा था कि आप अपने आप से तो कोई इस तरह प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ना ही कोई सर्विस अपने आप को दे सकते हैं। पर सर नाउ दिस हैज बीन पुट टू रेस्ट, आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी कोई ऐसा कहे तो पहले वो 7(1) पढ़ ले, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर ये चीज डाल दी गई है। और वो जो आगे जाके वो कंफ्यूजन आती थी कि ये क्यों लिखा हुआ है गुड्स वाला, वो वाला उड़ा दिया गया। तो सर ये आ सकता है क्वेश्चन, सर देखो है तो इजी, पर जैसे निखर के अभी आया है ना, मतलब कि अब लोगों के सामने आ गया है, तो कोई 2-3 मार्क्स के लिए कुछ छोटा मोटा कभी तो पूछेंगे ना इसके ऊपर भी, तो तैयार रखें सर। नया जो सेक्शन ऐड किया गया है, क्लॉज ऐड की गई है, उसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है जी, ये चैप्टर 2 से था। अब आ गया जी आपका चैप्टर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब इसमें कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई ऐश, ब्रिक्स ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, अर्थन और रूफिंग टाइल्स इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। देखो आपने जब थर्ड चैप्टर ये किया है बेसिस ऑफ चार्ज वाला अपना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, सेक्शन 10 इसकी जान है, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो तब भी आपने देखा कि कुछ लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये और उस कैटेगरी को बढ़ावा दिया गया, और बंदे ऐड किए गए कि भाई लोग तुम लोग भी कॉम्पोजिशन नहीं करा सकते। कौन कौन है ये नाम पढ़ लो। पहले तो यहाँ एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लें, जिस तरह मैं कहता हूँ हमेशा कीवर्ड पे ध्यान दें। मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स ईंटें,
फ्लाई ऐश देखिए, वो थोड़ी सी आजकल ये ब्लॉक्स वगैरह का सिस्टम है कि वो जैसे मिट्टी की ईंट हो लाल रंग की, वो लोग पहले घरों में यूज होती रही है, अभी भी यूज ज्यादातर वही हो रही है, पर ये ब्लॉक्स भी आ गए हैं फ्लाई ऐश के। और ये थोड़े से ग्रे के कलर के होते हैं, या तो मैं यहाँ तुम्हें नेट पे सर्च करके ना इमेज दिखा देता हूँ। बिल्डिंग ब्रिक्स, देन उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, अर्दन और रूफिंग टाइल इन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। तो भाई यहाँ ना एक बार जरा देखते हैं इसको साथ साथ ही, नेट ऑन कर लेते हैं। मैं बच्चों को ना थोड़े से दर्शन से हो जाए तो उनके लिए ठीक रहता होता है, ऐसे कई बार सोचते रहते हैं भी ये क्या होगा। फ्लाई ऐश ब्रिक सर, सर्च पा लें यहाँ पे। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, यार एक तो ये कीबोर्ड ये वाला ना, यहाँ से हो जाएगा, हाँ आ जाओ ये फ्लाई, डिपार्टमेंट की साइट ही खुल गई। फ्लाई ऐश, देखो सर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स किस तरह की होती है इसकी ना इमेज देख लेते हैं। ये देखो सर, ये वाले ब्लॉक्स ये आजकल जो चलते हैं, देखो फ्लाई ऐश ब्रिक स्पेशली लिखा हुआ है इस पे, इस टाइप के ही होते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ठीक है, अब जैसे इसका जो मैन्युफैक्चरर है, फ्लाई ऐश ब्रिक कह लो या ब्लॉक कह लो, वो बाहर है कॉम्पोजिशन से। बिल्डिंग ब्रिक्स ये गली गली में पड़ी होंगी, मोहल्ले में आप अभी भी चेक कर लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिर उसके बाद लिखो ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, अर्दन रूफिंग टाइल्स। ये सर ये वो टाइल्स नहीं है जो बहुत कैंट कैंट टाइलें लगाई जाती हैं, वो नहीं है, अर्दन और रूफिंग टाइल्स हैं। तो ये मैं आपको इसकी भी एक इमेज सर्च करा देता हूँ, ताकि भाई आपको बाद में ये ना लगे कि सारी तरह की टाइल्स बाहर हो गई हैं। ये लीजिए सर, अर्दन टाइल्स, ये लो सर, रूफिंग टाइल्स ऐसा कुछ भी सर्च पाके आप अपने एंड पे ये ली सर। ये देखिए, ये इस तरह की टाइल्स जैसे छत वगैरह के लिए, फिर नीचे भी आपको पता है यूज हो जाती हैं इंटरलॉक टाइल्स की तरह। तो भाई ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना जो ये चीजें करते हैं, ध्यान से, फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब बाहर कर दिए हैं। अब जैसे वो बहुत सुंदर सी दिखने वाली टाइल्स, सेरामिक टाइल्स वगैरह होती हैं, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है जी, तो ये सारे बाहर कर दिए कॉम्पोजिशन से। अब इंस्टीट्यूट क्या क्या समझाना चाहता है आपको, इस पे पूरा पूरा ध्यान दें। सर इसको बंद ही कर लो, चलो। तो यहाँ पे एज पर दी सेक्शन 10(2)(e) रेड विद दी नोटिफिकेशन। सर ये पुरानी नोटिफिकेशन है, जो इसमें वो पहले बताएगा कि पहले कौन लोग जड़े थे, वो बाहर थे, जिन्हें हम कहते थे कि भाई तुम कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, दीज गाइज कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। जिसमें था जी मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, all goods that is tobacco and manufactured tobacco substitutes, aerated waters। ये सब तो सर हमने जब कोर्स में चैप्टर किया है, तो ये 3-4 महीने से ज़्यादा की बात होगी, उससे भी ज़्यादा की शायद, जब ये चैप्टर कर लिया गया था तो तब भी पढ़े थे कि ये नहीं है। बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, मतलब आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट, क्योंकि 30/4/2022 तक जो भी हुआ है वो आपका पार्ट है सिलेबस का। कहते हैं जी नोटिफिकेशन नंबर दिस हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब कुछ और लोग आ रहे हैं जिन्हें इनएलिजिबल करना है हमने, नाम देख चुके हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर ऑफ द कंटेंट। तो थोड़ा सा आपने दर्शन किए हैं इमेज सर्च से, थोड़ा और आप देखना चाहते हैं तो देख लें, नहीं तो नाम को ध्यान रखें, पेपर में वही काम आएगा। ब्रिक ऑफ फोसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। जो लोग ये मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें इनएलिजिबल किया गया। ध्यान ये रखें, जो ट्रेड करता हुआ इसमें, क्योंकि देखो आपने अभी जो पढ़ा है मैन्युफैक्चरर्स लिख के आया, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। टर्नओवर कम होने के बावजूद भी कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, बट ट्रेडर अभी भी है। तो बहुत ध्यान से, हर साल कॉम्पोजिशन में से कुछ ना कुछ होना ही होता है, तो बी अलर्ट। जब भी पेपर में आए पढ़ लेना क्या करता है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। ठीक है जी, आओ सर एग्जाम्पशंस का चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। बड़ा चैप्टर है सर, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और पता होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें जो चेंजेस आए हैं उनको भी एक बार आप देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ डाले गए हैं। कुछ नया ऐड भी है, तो 2-2.5 पेज का दिया गया कंटेंट। आओ स्टार्ट करें, क्या कहता है।
अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाँ जी सर, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वैसे भी हम सर्विसेज ही करते हैं, गुड्स वाला पार्ट तो हमें कराया ही नहीं जाता। कहता जी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/21 द सेट लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज हैज बीन अमेंडेड एज फॉलो। तो भाई आपको अमेंडमेंट कर दी गई है इस लिस्ट में, देखें क्या क्या कहता है। Amendment in existing exemptions. Below mentioned entries of exemption from GST have been amended. Amendment have been highlighted in bold / strike through here as under. हाँ जी, उन्होंने जैसे कैन जो बाहर किया गया ना उस पे जैसे ये स्ट्राइक कर दिया गया कि ये अब हट गया। सर आसान ही है, पहले वाला तो प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अब पहले इसमें हम ये पढ़ते थे गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, ये हट गया। तो पहले हम ये पढ़ते थे कि प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग दी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और अदर कॉम्पोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग एनी गुड्स, कि गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड की। इसमें एग्जांपल भी देता होता था, ऑडिट ऑडिट वाले बहुत चीज़ों के एग्जांपल देता होता था। अब यहाँ ये भी पढ़ते थे कि ये जो सर्विसेज होंगी बाय रिलेशन ऑफ बाय एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत और इन रिलेशन टू फंक्शन इंस्टीट्यूटेड टू म्यूनिसिपालिटी अंडर दिस। तो ये सारा ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन तक खोल के आपको दिखाए गए हैं, कि इसका आर्टिकल तक खोल के दिखाए गए हैं कि किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। अब इसमें ये था कि अगर ये चीज़ें प्योर सर्विसेज आपने सीजी को दी, एसजी को दी, यूटी को, लोकल अथॉरिटी को, तो भाई आप उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्जाम्प्ट है। अब साथ साथ हम पढ़ते थे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी या गवर्नमेंट एंटिटी को तब भी नहीं लगाएंगे। बस अब इतना याद रखना कि अब ये सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी तक की एग्जाम्प्ट है। बस वही इलेक्शन, भाई सेंटर वाली इलेक्शंस, एमपी, एमएलए, फिर वो गली मोहल्ले वाले काउंसलर, वहां तक एग्जाम्प्ट है। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को अगर ये सर्विस दी गई है तो उस पर जीएसटी आ गया। बस इतना ध्यान रखना। फिर कहता है कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज 3 ए आ रहा है, इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कॉम्पोजिट सप्लाई। इसमें वही चीज होने वाली है, प्रोवाइडेड टू सेंटर स्टेट, मतलब कि हाँ गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा अगर ना हो, क्योंकि प्योर सर्विस तो वही एग्जाम्प्ट थी। कॉम्पोजिट के अंदर कहते थे कि भाई गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन सबको सप्लाई किया तो भी एग्जाम्प्ट है। अब किसको बाहर कर दिया गया? सर गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इनको सप्लाई किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, तो पहले वाला तो आसान ही है। अब उसके बाद सर ये अगला आया है, और इसमें जो इंस्टीट्यूट की बात मान लो, उन्होंने कहा है कि हमने या तो बोल्ड कर दिया होगा अमेंडमेंट पोर्शन को या स्ट्राइक थ्रू कर दिया होगा। तो बोल्ड पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे तो कहेंगे यार ये तो पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा तो हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट कंपेन्ड बिलोंगिंग्स बाय ये नॉर्थ ईस्ट वाला साइड, एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, सारा 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 पढ़ा हुआ है। फिर दूसरी एग्जाम्पशन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द टूरिज्म टूर, ये सब। फिर उसके बाद जी सी था स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। तो ये तो सर पड़ा हुआ। अमेंडमेंट क्या है? सर अमेंडमेंट बहुत छोटी सी है। ईसीओ के थ्रू अगर सर्विसेज ली जाती है ये वाली, तो टैक्स लगना। पढ़ के देखते हैं कौन सी वाली कैटेगरी में लगना। However, nothing contained in item B and C above shall apply to the services supplied through ECO notified under 9(5) of CGST Act। ये देखो बी और सी, ये हम एग्जाम्प्ट कह रहे हैं। पर अगर ये सर्विसेज किसके थ्रू अवेल की गई हैं? ईसीओ के थ्रू, मतलब किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने बुक किया ना, तो वो ईसीओ के थ्रू अवेल हो गई, तो भाई एज ही सिचुएशन में एग्जम्पशन विड्रॉन। सर्विस हेयर इन आर दी सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus, or any other motor vehicle, tax on the supply of which shall be paid by the issue if such services are supplied through issue। तो ध्यान रखना कि भाई इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा ही लगेगा अगर ये सर्विसेज किसके थ्रू सप्लाई हो रही हैं। किसके थ्रू सप्लाई हो रही है? सर ईसीओ के थ्रू। ठीक है। अब उसके बाद जी सर अगले वाले में भी तकरीबन मिलती जुलती बात की है। Service of transportation of passenger with or without accompanied belongings by railways in a class other than first class और एसी, वो तो टैक्सेबल ही है। ये सर पुराना लिखा हो, मतलब कि रेलवेज एग्जम्प्ट थे, फर्स्ट क्लास और एसी एग्जम्प्ट नहीं था, इतना हमें पता है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेनवे, इनलैंड वाटरवे,
ये भी एग्जाम्ड थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म एग्जाम्ड था। सर यहाँ पे भी ईसीओ का पंगा पाओगे। मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा एग्जाम्ड थे। हाँ जी सर, इसी का ही पंगा पाएंगे। कहते ये ई वाला समझ लो। However, nothing contained in item E shall apply to the service supplied through ECO। मतलब कि अगर इनकी बुकिंग जैसे हम कर लेते हैं ना ऐप के थ्रू, और ईसीओ इन लोगों को एग्रीगेट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है ताकि हमें सर्विस दे सकें, तो वो वाले केस में टैक्स लगना है। सर्विस हेयर इन आर दी सर्विस बाय द वे ऑफ दिस। ठीक है जी, ये पहले भी इन्होंने सेम ही लिखा था तो ध्यान रखेंगे। सर उसके बाद जी इसमें अब क्या कहानी बनाई गई है 72 में, वो भी देखें। सर्विस प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम for which 75% or more of the total expenditure is borne by the central government, state government, union territory और administration। सर अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि चेंजेस आए हैं जी, कुछ बोल्ड किए गए, कुछ स्ट्राइक थ्रू किए गए एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस में। तो ये क्या लिखा है, कौन सी सर्विस है ये? सर ये सर्विस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ विच, पहले ब्रैकेट ना पढ़ो, जो 75 वो ना पढ़ो, विच फॉर विच द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंटर, स्टेट और यूटी। सर ये ट्रेनिंग वाली सर्विस किस तरह होती थी, क्या कहानी थी? सर बहुत आसान है। गवर्नमेंट के इतने अफसर हैं, नए अफसर भी आ रहे हैं, पुरानों को भी अपडेट करने की जरूरत है। तो कभी उन्हें किसी लॉ की नॉलेज देने की जरूरत है, कभी उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज देने की जरूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इनके लिए ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है ना? और पुलिस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कि देखो नई नई चेंजेस आ रहे हैं तो सबको सिखाना तो पड़ेगा। उसके लिए इंस्ट्रक्टर आएगा, पैसे तो लेगा। अब वो कोई कंपनी भी हो सकती है जो ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराती हो। तो पहले तो हम कहते थे कि भाई देखो ये सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी गई है, टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय दिस, तो एग्जाम्प्ट है। अब वो कहता है कि फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर पार्ट ऑफ इट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, पर वो पार्ट कितना होना चाहिए, 75% या उससे ज्यादा, तो एग्जाम्पशन बनी रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसमें इतना ध्यान रखना है। न्यू एग्जाम्पशंस इंट्रोड्यूस्ड, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ग्रांटिंग द नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया स्लैश कॉन्टिजियस स्टेट्स। ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आ जाएगा कॉन्टिजियस। तो भाई ये एक नई एंट्री आप कह सकते हैं ऐड हुई है, जो ये कह रही है कि जो नेशनल परमिट नहीं होता, कई तरह हम पढ़ते हैं ऑल इंडिया परमिट, नेशनल परमिट गुड कैरेज पे, ये वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन भी अप्लाई होते हैं आजकल। तो ट्रांसपोर्टर्स ये अवेल करते हैं तो ही वो लीगली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर से जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया, मतलब बेसिक फीस ही लगेगी, जीएसटी नहीं लगेगा। विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन, एग्जम्पशन फ्रॉम सीजीएसटी अवेलेबल टू फॉलोइंग सर्विसेज हैव बीन विड्रॉन। सर ये 43 वाली हमने पक्का की हुई है, तो ये ध्यान रखना, अब ये विड्रॉ होने लगी है। क्या कहता है ये, पढ़ के देखें। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग द वैगन्स, कोच, लोकोस बाय इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन टू इंडियन रेलवे। बिल्कुल जी, 100% ये पढ़ाई जाती थी। इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन अगर इंडियन रेल को ये सारे एसेट्स लीज पे दे रहा है, रेंट चार्ज कर रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं होगा। पर अब ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई है भाई साहब, तो अब क्या बोले, जीएसटी होगा, 100% होगा। देन उसके बाद पैरेलल एग्जम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी सप्लाई टू इंटरस्टेट, ये भी नेचुरल ऑब्वियस है। तो भाई इसमें अगर रेटिंग करें कि कौन से वाली, सर देखो आने को तो ये ट्रेनिंग वाली भी आ सकती है, पर ये जो ईसीओ के थ्रू हो रहा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फिट करने के लिए। हाँ गवर्नमेंट वाली इस तरफ गए तो वो तो चलो सर याद रह जाएगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वहां से हटा दिया गया। चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 आईटीसी। इसमें एक ऐसी अमेंडमेंट है जो आप सारे पहले ही इसके बारे में क्लियर हैं, और उसमें अजी क्वेश्चन आना ही आना है, 100% वाली बात है। तो सर वो क्या कहानी थी? सर कहानी बड़ी सिंपल है। अब आईटीसी सिर्फ तभी है अगर बिल अपलोड हुआ है, कोई परसेंटेज ये वो इतने परसेंट उसका ना, सब खत्म। देखो जी क्या कहता है, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली बाय द रेसिपिएंट, ITC can be waived only by the recipient only if the supplier have uploaded the relevant invoice, debit note in their GSTR1 या invoice furnishing facility
and communicated the same to the recipient in GSTR 2B। तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन करने के एंगल से। मतलब कि आप अगर टैक्स पेमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई आईटीसी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा जिससे मैंने ये इनपुट खरीदे हैं या इनपुट सर्विसेज अवेल की हैं, उसने बंदे ने रिटर्न भर दी होनी चाहिए या इनवॉइस की अपलोडिंग कर दी होनी चाहिए। With effect from 1/1/22, new clause AA has been inserted to section 16(2) to stipulate new condition for availment of ITC, that ITC in respect of any supply of goods or service or both is available to registered person only if the detail of invoice slash debit note in respect of the said supply has been furnished by supplier in the statement of outward supply and such details have been communicated। तो भाई निश्चिंत रहें, बहुत ही ध्यान से पेपर में क्रेडिट सिर्फ तभी लें अगर पिछले बंदे ने बिल अपलोड किया हुआ है या रिटर्न भरी हुई है। Consequently, Rule 36(4) has been substituted to give effect. No ITC shall be availed by a registered person in respect of invoice or debit note, the detail of which are required to be furnished, unless the detail have been furnished by GSTR 1, जो एक सिंपल तरीका है, या ये क्वार्टरली फाइलिंग वाले IFF भी करते हैं। दोनों में से एक चीज हुई होनी जरूरी है। तो सर इसका अब सार जड़ा है वो भी आप देख लें। Thus ITC can now be taken only for those invoice whose details are reflected in GSTR 2B, that is respective supplier vendors have filed the detail in GSTR 1। अर्लियर कहता है जी आईटीसी आप अवेल कर लेते थे 5% ऑफ एलिजिबल से, पिछली अटेम्प्ट तक तो ये करते रहे हैं और बड़े क्वेश्चन भी कराए जाते थे। ठीक है, तो अब पक्का कसम खा लेना कि आईटीसी तभी अवेल करोगे ये बिल अपलोड हुआ। जो बच्चे कसम खा रहे हैं ये जो बच्चे कसम खा रहे हैं और समझ रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख देना कि आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली if the supplier has furnished the return in GSTR 1/IFF। पास सिंपल। ठीक है जी, और आगे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए रजिस्ट्रेशन पे। सर ये आधार ऑथेंटिकेशन का इतना सीन बना हुआ ना सर, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस पे थ्योरी लिखने के लिए आएगा। सर ये बहुत ज्यादा ये लिखी जा रहे हैं मॉड्यूल में भी, और कहानी जड़ी है आधार 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 चलता जा रहा है। सर प्लीज कर लेना, पढ़ लेना जरा, ये ना कहना कि सर आता है, एक बार देख लेना क्या कहता है। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। देखो अगर जीएसटी के शुरू से देखें, क्योंकि ये तो वो लॉ है जो अपने सामने बन रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी कहता हूँ अभी ये बन ही रहा है, हिलता बहुत है इसी कारण ना। तो शुरू में तो ऐसे नहीं था कि आधार नंबर आपका साथ में लिंक हो जाएगा फटाफट साथ साथ। बीच में आई कहानी कि करो अपना आधार इसके साथ लिंक। फिर आपको पता ही है कि इंडिया वाले कहाँ मानते हैं, फिर डेट्स एक्सटेंड होती रहती हैं, कर लो भाई कर लो, फिर धमकियां दी जाती हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बस वही सारी स्टोरी है। Lately, Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registration as well as existing। कहता देखो जी नए वाले को तो हमने क्या ही दिया कि बेटा पहले तो तेरा आधार ऑथेंटिकेट होगा, पुरानों को भी कह दिया बेटा कर लो जरा। Section 25(6) से stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish the proof of possession of Aadhaar number in prescribed manner, form and time। Rule 10A prescribe the manner in which Aadhaar authentication is to be done। Registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo the authentication of Aadhaar number। कहता अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेड पर्सन है आप, और आपके पास आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जीएसटी का, तो आप भाई इनमें से जो आपका केस बैठता है उसके अंदर देख के अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करा लो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, आप आधार नंबर डाल लेंगे, कोई बड़ी कहानी है नहीं। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा कि यूआईडीआई के साथ आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक हुआ हुआ है, वो ओटीपी आपको वहां डालना है, कंफर्म हो जाएगा। प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का होगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में एनी पार्टनर का हो जाएगा। जो एचयूएफ है जी तो कर्ता का आधार, कंपनियों के केस में जी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन लिखना बड़ा सौखा। और फिर उसके बाद कहते हैं जी कोई मान लो जी ऐसा है, एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, सोसाइटी, ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट।
तो आप समझ सकते हैं ना, अब कंपनी का तो आधार नंबर होगा नहीं, एचयूएफ का तो होगा नहीं, तो एचयूएफ का करता धरता करता कंपनी के इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनके आधार ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। एंड ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है जी, कहता है आपके ऑथराइज सिग्नेटरी जिस बंदे को बनाया है आपने, उसका भी आधार ऑथेंटिकेट होगा। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, अगर आप ये चीजें करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपको सही जिंदगी जीनी है ना जीएसटी की राह में, तो करा लेना भाई, नहीं तो ये चीजें नहीं हो सकती। फॉर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, जैसे उनके रिकॉर्ड में आपने रिटर्न नहीं भरी या ऐसा कुछ, आपने कैंसिलेशन पड़ा हुआ सारा, अब आप एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ होना चाहिए पहले, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप रिफंड लेना चाहते हैं तो भाई, तो आप एलिजिबल तभी हैं अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा। फिर कहते हैं जी फॉर द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, सेम उसके लिए भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। ठीक है जी। Consequential amendment have been by amendment by the virtue of Rule 10B have been made, and Rule 89(1) regarding by interest वगैरह। First proviso to Section 25(6)(a) provides if Aadhaar number is not assigned to existing registered person, सर ये हमेशा ही होता है कि जहाँ भी ये बात होती है कि आधार लगाओ, फिर वहाँ ये भी बात होती है कि यार जो आधार है ही नहीं अगले के पास, such as person shall be offered an alternate and viable mean of identification in prescribed manner. Such manner has been prescribed by Rule 10A as under। तो सर ये अब ये पेपर में किस तरह लिखना आएगा? सर पहले वो कहेगा मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन पे नोट लिख दो, मान लो तो इस टाइप का लिख देना। फिर उसके बाद अगर वो पूछे कि भाई आधार ऑथेंटिकेशन किसकी होनी है, कैटेगरी वाइज बताओ, इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये आ जाएगा उसमें, अगर इतना ही पूछता। अब क्या क्या आप एलिजिबल हो सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन करा के, या आप किन चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं है अगर ना कराया, तो भाई ये सारा लिख देना। अब आपके आधार नहीं है तो क्या होगा, सुन लो यार। If the Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo the authentication, such person shall furnish the following document: his or her Aadhaar enrollment ID slip, भले जब आप गए अप्लाई करने के लिए तो वो एक एनरोलमेंट देते हैं, आपको पता है, वो वाला नंबर चढ़ा दोगे था। एंड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी इशूड बाय दिस। अब और है, मतलब कि आधार एनरोलमेंट तो ये मांगेंगे आपसे ना कि नंबर तो आपको लेना ही है, उसके साथ या तो आपका बैंक पासबुक जिसपे आपका फोटो आता हो, या आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट या लाइसेंस। सच पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार, मतलब अभी के लिए आपका एनरोलमेंट आईडी के बेस पे चल गया, अब जब आपका आधार आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर करा लेना। द aforesaid Rule 10B shall not be applicable to person notified under 2560, दैट इज द पर्सन जिन्हें आधार से एग्जम्पशन है, मतलब जिनके लिए आधार लेना जरूरी नहीं है। Consequential amendment in the above mentioned rule would mean on order to file a proper application for revocation or cancellation, आपकी आधार ऑथेंटिकेशन हुई होनी जरूरी है, रिफंड्स ये हमने ऊपर पढ़ लिया। तो भाई ये तीन चीजें बहुत ध्यान से याद रखें, और एक इजी थ्योरी मैं कह रहा हूँ जी, नॉक कर रही है दरवाजे पे कि मैं आ सकती हूँ, संभालने वाला संभाल ले। अब सर इसके बाद वो जो ब्रिक्स वगैरह देखी थी आपने, उनका एक और कहानी जुड़ने वाला है। अभी आपने पढ़ा था कि भाई देखो ये जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रिक्स हैं, उनको हमने कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल नहीं रखा। अब रजिस्ट्रेशन में भाई क्यों आ रहे हैं दोबारा? सर ये बताएं कि इनका अब दोबारा आना यहाँ क्या क्यों बनता है, मतलब कि इनको तो अब टिका लेते हैं ना वहां पे। सर एक 40 लाख की लिमिट आई है थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मतलब कुछ साल पहले, गुड्स के केस में 40 लाख तक लिमिट हो गई है ज्यादातर स्टेट्स में। अब ये कहने लगे हैं कि ये 40 लाख वाली भी इनको नहीं मिलनी, ये ब्रिक वालों को। देखो क्या कहता है, एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख रुपए for registration available to person exclusively engaged in making the supply of goods will not be available to the supplier, ध्यान से suppliers of fly ash bricks, blocks, building bricks, bricks of fossil। देखो जी एक नॉर्मल सी बात है, हमने 40 लाख की लिमिट अपने क्लाइंटों को भी बता रखी होती है कि लोकल काम करना है, सिर्फ गुड्स वाला काम करना है, तो 40 लाख तक आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो सप्लायर्स होंगे, यहाँ वर्ड सप्लायर है, उधर मैन्युफैक्चरर था,
इन ब्रिक्स के वो इस 40 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब इनके लिए लिमिट 20 लाख ही रहेगी। देखिए सर, अब हिस्ट्री में जा रहा है थोड़ा कि 40 लाख की लिमिट कब आई, केडी नोटिफिकेशन में आई, वो भी सुन लें। नोटिफिकेशन 10 2009 exempt any person who is engaged in exclusively in supply of goods or the aggregate turnover does not exceed 40 lakh, मतलब 40 लाख तक का काम बिना रजिस्ट्रेशन के हो जाता है इस नोटिफिकेशन के तहत। वन ऑफ द एक्सेप्शन टू दिस एग्जाम्पशन इज दैट पर्सन engaged in making the supplies of these things, जैसे कि आइसक्रीम, पान मसाला एंड ऑल द गुड्स ऑफ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है। बट कहता विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22 person engaged in making the supplies of following goods will not be eligible for said exemption। अब 40 लाख वाली लिमिट भाई साहब इन सबको भी नहीं मिलनी जिन्हें कॉम्पोजिशन से बाहर किया गया। फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। तो ध्यान से, सप्लाई वाइडर मीनिंग है, पता है ना। तो भाई अगर 40 लाख तक का धंधा आप इनका करते हो और आप सोच रहे हो कि नंबर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, आपके लिए नंबर जी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट 20 या 10 के बाद ही है। 40 लाख की एक्सटेंडेड लिमिट इन गुड्स के सप्लायर के लिए नहीं है। उधर हमने मैन्युफैक्चरर पढ़ा था, यहाँ सप्लायर की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन of registered person, revocation of cancellation of registration by registered person beyond the stipulated time period। ये भी एक अच्छा थ्योरी वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। सर किस एप्लीकेशन की टाइम लिमिट बढ़ाई गई है, पहले ये जान लें। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि भाई जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया कैंसिल, आपके साथ गलत हुआ है, आप चाहते हैं रेवोकेशन उस कैंसिलेशन का, तो उसका भी एक टाइम होता है ना, कभी भी उठ के आ जाओगे ऐसे थोड़ा ना होगा। वो टाइम लिमिट इस एप्लीकेशन को टाइम फाइल करने की टाइम लिमिट जड़ी है वो बढ़ाई गई है। आओ देखें। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21 प्रोविजन टू सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 was substituted to permit the extension of time limit of filing the application for revocation or cancellation of registration by a registered person। Accordingly, time period for filing of application of revocation for 30 days from the date of service of order of cancellation may on a sufficient cause being shown and for the reason to be recorded in writing be extended। देखो पहले 30 दिन का टाइम है, जब आपकी नोटिस सर्व हो गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, तो 30 दिन के अंदर मांग लें। बट अभी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं होगा सर। सफिशिएंट कॉज भी होगा और एक्सटेंड करने वाली अथॉरिटी रीजन रिकॉर्ड भी करेगी राइटिंग में। कौन एक्सटेंड कर सकता है, पढ़े। एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, बड़े बाबू हैं बेटा, एज द केस में बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 दिन और दे सकता। may be extended by commissioner for a further period not exceeding 30 days beyond period specified in a। देखो जी, देखो क्या कह रहा है। Accordingly, the time period for the filing of application of revocation of 30 days from the date of service, 30 दिन का तो डेट ऑफ सर्विस से टाइम दे ही रहे हैं, ये तो होता नहीं कि आज आया ऑर्डर आज ही कर लो। ये एक्सटेंड हो सकता है बाय, पहले छोटे बाबू नाम रख लेते हैं, छोटे बाबू एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। अब इनसे बड़े बाबू कमिश्नर और 30 दिन भी दे सकते हैं। अच्छा जी, मतलब कि 30 डेज की एक्सटेंशन ये बाबू दे सकते हैं, छोटे बाबू। बड़े बाबू इससे 30 दिन और, तो टोटल कितना एक्सटेंड हो सकता है, 60 दिन। नॉर्मल टाइम तो है ही है, उसके अलावा 60 दिन और मिल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली रूल 23(1) हैज बीन सुटेबली अमेंडेड टू गिव इफेक्ट। अब कहता है जी हमने यहाँ रूल भी आपके सामने पेश कर दिया, वो भी पढ़ना हो तो पढ़ लें। A registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion
ऑब्वियस सी बात है बेटा, बंदे ने खुद कैंसिल कराई होगी तो उसको रिव्यू कराने क्यों आएगा? सरकारी बंदे ने कैंसिल कर दी, अफसर ने कैंसिल कर दी है। अब जिस बंदे के साथ ये घटना घटी है कि ओदी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई अफसर के द्वारा, मे सबमिट्स एन एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। ये तो नॉर्मल लॉ है, 30 दिन दिए जाते हैं। और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय द जॉइंट एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर एज द केस में भी। क्योंकि आपने देख लिया कि दो दो जगह से आप एक्सटेंशन के लिए फरियाद कर सकते हैं, 30 दिन की फरियाद यहाँ लगाई जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं सर, फिर आगे आ रहा है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ई वे बिल। इसमें अब ई इनवॉइसिंग कहाँ मैंडेटरी है वो वाली बातें बतानी है इसने। डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी, वैसे तो ये सारा जब ये चैप्टर पढ़े हैं तब भी पढ़ा हुआ है, देन पेमेंट में तो कुछ खास है नहीं, रिटर्न्स में हाँ एक लिमिट वगैरह आई है, तो यार इसी में ही खत्म कर लेते हैं, दो पार्ट क्या बनाने, आओ करवाई लें सारा। E-invoicing mandatory for all registered businesses with aggregate turnover in any preceding year from 17-18 onward greater than 20 करोड़। कहता जी अगर आपका 17-18 ऑनवर्ड लगा लें, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर रहा है तो भैया आपके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन 500 करोड़। बच्चा कहता है सर अब 500 हो गया, सर यार पहले वाले आप बताना शुरू कर देते हैं। उनको मैंडेटली इशू करना था इनवॉइस फॉर B2B विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। सिंस देन द थ्रेशोल्ड हैज बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, 500 से गिराते चले आ रहे हैं। 1422 को कह दिया कि लिमिट अब बस 20 करोड़ ही है। मतलब कि 17-18 ऑनवर्ड चेक कर लो, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम 20 करोड़ से ज्यादा का करे हो बिजनेस तो बस इस साल ही इनवॉइसिंग करने लगेगा ना चुपचाप। E-invoicing not applicable to a government department and a local authority। E-invoicing यहाँ मैंडेटरी नहीं है जो इस नोटिफिकेशन में है बंदे। एज पर द सेड नोटिफिकेशन all registered person with an aggregate turnover in any financial year in any preceding financial year from 17-18 onward greater than 50 crore are mandatorily required to issue e-invoice except। ये बोला हुआ है जी SCZ, फिर इंश्योरर, बैंकिंग, ये सब सर आपने पढ़ा हुआ है। द सेड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड, बस इसमें नए कौन ऐड किए गए हैं, हैज बीन अमेंडेड टू एग्जम्प्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी आल्सो। तो भाई देख लें ध्यान से, ये नोटिफिकेशन क्या कहती थी, एज पर द सेड नोटिफिकेशन। पिछले वाली नोटिफिकेशन अगर आप देखें विद इफेक्ट फ्रॉम 1422 है, वो कहती है जी 20 करोड़ से ज्यादा हो गए हो तो करा लो इनवॉइसिंग। ये एक नोटिफिकेशन बचाने के लिए रखी गई थी कि यार भाई इन लोगों से नहीं करवानी। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन 50 करोड़, उस पर लिमिट वो रही होगी ना। बस इसमें इतनी बात ऐड हुई है कि भाई देखो जो लिमिट ज़्यादा भी है, ये बंदे जड़े हैं भाई अपना लिमिट से ज़्यादा भी जो टर्नओवर कर रहे हैं इनके लिए इनवॉइस करना मैंडेटरी नहीं है। आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, पहले तो ये लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इनके लिए नहीं है। वहाँ ये 50 करोड़ से कंफ्यूज ना होना, वो अब की लिमिट यही है, उस वक्त की कहानी और है। ठीक है, अब किन को इनको करना जरूरी नहीं है वो देख लो। SCZ यूनिट्स, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन वाले आ गए, फिर जी फिल्म्स वाले आ गए। यहाँ दो बंदे और ऐड कर दिए गए कि आपको भी नहीं करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ते लोकल अथॉरिटी। ठीक है जी, इतनी बात का ध्यान रखना। और सुने सर, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड, QR कोड। All B2C invoices issued by registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year exceed 500 crore are mandatorily required to have dynamic QR code। तो भाई पहले तो इसमें 500 करोड़ है और 1 दिसंबर से भी आपने कह दिया अभी करके दो ये। अब क्या कहानी है ये, कहते जी इन दिस रिगार्ड सर्कुलर्स हैव बीन इशूड which clarified dynamic QR code is required to be provided on any invoice issued to a person who has obtained the UIN। Any person who has obtained UIN is not a registered person as per the definition of registered person। ये एम्बेसी वालों के पास ये वो याद है UIN। Therefore, any invoice issued to such person having UIN shall be considered as invoice issued to B2C supply।
एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद QR कोड, उस पर QR होना चाहिए. In case where invoice is issued to recipient located outside India for supply or service, for which place of supply is in India, as per the provision of IGST, and the payment received by supplier in convertible forex or Indian rupees, such invoice may be issued without having dynamic QR code. As such, dynamic QR code cannot be used by recipient located outside India for making payment to supplier. तो ये वाली बातें भाई थोड़ी थोड़ी पड़ी भी हुई हैं. अब वो ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी कहाँ आपकी ब्लॉक हो सकती है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन हम ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों में जाएं. ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन. आउटवर्ड मूवमेंट जो उसने करनी है तो वो नहीं कर पाएगा ई वे बिल जनरेट. देखो क्या कहता है. रूल 138E कंटेन प्रोविजन परटेनिंग टू ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल, दैट इज डिसेबल कर दिया जी कि अब आप ई वे बिल नहीं बना सकते. कब? अर्लियर अ यूजर वाज नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर GSTN if said GSTN was not eligible for e-way bill generation in 138E. It implies that the GSTN of such block taxpayer could not be used to generate e-way bill, ना ही सप्लायर के तौर पे ना ही रेसिपिएंट के तौर पे. भाई देखो, एज ए सप्लायर मतलब आउटवर्ड, एज ए रेसिपिएंट जैसे आपको चीज आनी है तो पहले तो एक बार अगर ब्लॉक कर देते थे ना तो ना ही आपका यूज हो सकता था एज ए सप्लायर GSTN ना ही रेसिपिएंट. अब इन्होंने ऊपर ही क्लियर कर दिया है कि अब ये ब्लॉक माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए. द said rule has been amended to relax such restrictions. Blocking of GSTN of e-bill generation would only for defaulting supplier GSTN and not for defaulting recipient or transporter. Suspended GSTN cannot generate e-way bill. जैसे आपका GSTN blocked है तो आप e-way bill एज ए सप्लायर जनरेट नहीं कर सकते. However, suspended GSTN can get the e-way bill generated as a recipient. But as a recipient of goods तो generate हो सकता है ना. In other words, e-way bill generated generation facility is blocked in respect of the outward movement. मतलब आपको आगे माल भेजना है ना, उसके लिए एज ए सप्लायर e-way bill नहीं बनेगा. पर किसी ने आपको भेजना, उसमें रेसिपिएंट दिखाना है आपको, तो आपका GSTN काम करेगा. बिल्कुल पढ़ के देखो भाई, ऐसा भी केस आ सकता है पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है. A registered person paying tax under the regular scheme in Delhi has not filed the GSTR1 for last 2 months. Mr. B. Haryana, a regular return filer, want to generate e-way bills for good to be supplied to A. As per earlier provision, B नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई वो A ब्लॉक हो रखा होगा, रिटर्न नहीं फाइल की उसने. अब चाहे A को नहीं बिल जनरेट करना था एज ए सप्लायर, पर A इसमें रेसिपिएंट तो था. अब जो नई प्रोविजन है उसमें कर सकेगा. In terms of the amended positional law, there will be no more restriction in generating e-way bill as Mr. B, who is making the outward movement, is a regular return filer. बस A को रेसिपिएंट दिखा सकता है. Mr. A want to generate e-way bill in respect of any outward supply of goods to Mr. H. E-way bill generation is blocked क्योंकि आउटवर्ड मूवमेंट के लिए A नहीं कर सकता क्योंकि उसने पिछले 2 बार से रिटर्न नहीं भरी. तो भाई इस पे जोर देना है, ये आ सकता है. अब आ रहा है जी पेमेंट ऑफ द टैक्सेस. गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग कि भाई वही गलत क्रेडिट ले लिया है, वो सारी वाली बातें, फिर ये रिटर्न. यार ये वाला तो शायद हमने किया हुआ है, चलो सर अब इसी बहाने एक बार फिर देख दो. गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द रूल 86A. CBIC has issued guideline for disallowing the debit of an amount for electronic credit ledger under 86A. अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होना वो आपके लिए अच्छी खबर होती है कि दैट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स. समझ रहे कि नहीं? अब उसको जब आप यूज करते हैं वो डेबिट होता है, तो अब उस डेबिट को रोकने वाले हैं. रूल 86A प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस commissioner or an officer authorized on the basis of reasonable belief that the ITC available in ledger has been fraudulently availed. पता है ना आपको, बोगस बिलिंग, बड़े GST के स्कैम होते हैं. और इज इनएलिजिबल, मतलब उन्हें पता चल गया है कि ये जो क्रेडिट अपीयर हो रहा है ये सही नहीं है, फ्रॉडुलेंटली अवेल हुआ है या इनएलिजिबल है. मे नॉट अलाउ द डेबिट इक्वलेंट टू सच क्रेडिट इन द लेजर.
ऑब्वियस सी बात है, जब पता लग गया है तो भाई इस बंदे ने गलत क्रेडिट अपने पास इकट्ठा किया हुआ है। अगर इसे यूज करने देंगे तो गवर्नमेंट को चूना लगाएगा। तो रोक रहे हैं ना, हाँ बस रोक ही तो रहे हैं। ऑन द perusal of rule 86A, it is evident commissioner or officer authorized by him not below the rank of this must have the reason to believe that the ITC is either ineligible or has been obtained fraudulently before disallowing the debit। कहता देखो ये छोटे मोटे बंदे का काम नहीं है, या तो कमिश्नर साहब खुद है या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम है। अब इन पे भी बनाएगा, हरासमेंट का केस डाल देगा बंदा कि जी डिपार्टमेंट हरास कर रहा है। तो ऐसे ब्लॉक करने से पहले पहले सॉर्ट ऑफ ब्लॉक की है ना, क्रेडिट यूज नहीं करने देना। आपके पास रीजंस होने चाहिए जिसकी वजह से आप कह सकें कि भाई ये इनएलिजिबल था या ये फ्रॉडुलेंटली वेल हुआ था। ग्राउंड्स फॉर डिसअलोइंग द डेबिट। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं, थ्योरी में आ सकते हैं। रीजंस फॉर डिसअलोइंग: credit is availed by a registered person on invoice debit note issued by supplier who is found to be non-existence। मतलब क्रेडिट ऐसे बिलों के बेस पे लिया गया है जो एक भाई साहब ने इशू किए हैं, सप्लायर भाई साहब ने इशू किए हैं, पर वो भाई साहब है ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। और इज फाउंड नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। एग्जिस्ट ही नहीं करते, या जो उनका आरसी, क्योंकि बिल तो उन्होंने इशू किया है, रजिस्ट्रेशन तो पहले ली होगी, रिटर्न भी भरी होगी, तहीं तो यहाँ शो हो रहा है। पर जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है वहां से धंधा नहीं किया जाता। तो बोगस बिलिंग वाला रैकेट है। क्रेडिट इज अवेल्ड, मतलब पहला रीजन ये है कमिश्नर साहब के पास, समझ गए हैं, कि जिन इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे सप्लायर, सॉरी सेसी रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट मांग रहा है, जिस सप्लायर के द्वारा वो इनवॉइस या डेबिट नोट इशू किए थे वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या जो सप्लायर ने एड्रेस दिखाया था आरसी में वहां से कोई भी बिजनेस होता ही नहीं है। क्रेडिट इज अवेल्ड by the registered person on invoice or debit note without actually receiving any goods or service। ऐसे तो बहुत लाला जी करते हैं सर, बिल बिल दे दे बस, हाँ ये बिल ही लिए हुए हैं, सामान नहीं लिए हुए। तो अगर पता चल गया ना कमिश्नर साहब को तो डिसअलाउ कर देंगे। क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा। पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट, ओहो, अब जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस और इज फाउंड नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द एड्रेस मेंशन। देयर कितना आसान है, एक पॉइंट तो सप्लायर वाला ही यहाँ आ गया ना। क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस डेबिट नोट और एनी वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इट। याद ही होगा सेक्शन 16 ये भी कहता है कि आपके पास भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन पोजेशन होना चाहिए। जिसमें कई नालायक पार्टियां कहती हैं ओ बिल अपलोड हो गया यार, बस आ तो गए, नहीं नहीं नहीं, उसके बावजूद तेरे पास होना चाहिए। तो अगर कब कब वो क्रेडिट अवेल करने से आपको रोक सकता है, एज कोई क्वेश्चन लग जाए तो भाई ये करके जाएं। फिर आ गया जी आपका रिटर्न्स का। रिटर्न्स में बस यार एक ना ये मैक्सिमम फीस को थोड़ा रैशनलाइज किया है इन्होंने कि भाई क्या क्या आपकी जो मैक्सिमम फीस है हो सकती है वो आपको करके दिया है, और एक को रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न GSTR 1 3B and GSTR 4 rationalize। Section 47 of CGST Act stipulates specified amount of late fees to be paid for delayed filing of this outward return, return under QRMP, the final return. An amount of late fees payable by such person under respective SGST, UTGST as well। देखो ये CGST का सेक्शन है, तो जितनी ये फीस बोलेगा उतनी आपको दूसरे में भी पे करनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। Late fee can be waived off partially or fully by the central government। Consequently, since the inception, late fee is being regularly waived off। ये तो जब से जीएसटी लॉ आया ज्यादातर इसे वेव ऑफ ही करती गई है गवर्नमेंट, फुली या पार्शली, फॉर ए टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड और क्वार्टर एंडिंग दिस और फाइनेंशियल ईयर एज द केस में बी, लेट फी हैज बीन रैशनलाइज। सर वो 100 रुपये पर डे ऐसा कुछ पढ़ते होते थे ना मॉड्यूल में, पर उसकी एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ कर दी गई है। आजो भाई देखो क्या कहता है। फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 या 3B, अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47
फ्रॉम जून 21 या क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड, वो पर्सन हु फेल्स टू फिनिश GSTR 1 और 3B shall be as under। देखो सर, पहला है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई इन टैक्स पीरियड और whose amount of tax payable in GSTR 3B is nil। मतलब कि या तो आउटवर्ड सप्लाई नील है या आपका जो टैक्स पेमेंट है वो नील है। मतलब कि जैसे क्रेडिट में ही खत्म हो गया, एज द केस में भी, तो इसकी तो फीस रखी है 500 रुपये, 250 ईच अंडर CGST, ते दूसरा जी आपका रिस्पेक्टिव SGST या UTGST उसका भी 250, टोटल हो गया 500। यार ये ना एक मैक्सिमम वाली फीस है। अब इसको पूरा डिटेल में पहले मॉड्यूल में से पढ़ना आपने, वो 100 रुपये पर डे ये वो जो लिख के आएगा। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी लिखी गई है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव। देखो सर, वन में था कि जिसकी आउटवर्ड सप्लाई नील है या जिसका भी अमाउंट ऑफ टैक्स नील है। अब यहाँ वो होंगे जिनका टर्नओवर होगा। कहता अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ है तो आपके 2000 रुपये लगेंगे, 1000 इसका 1000 उसका। ठीक है सर, इस तरीके से। और भाई अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ है बट लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है तो आपके 5000 लगेंगे, 2500। फिर जे भाई अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 और 2 हैं तो फिर आपको सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ही चलना है। मतलब 5 करोड़ से भी ज्यादा वाले हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद आता है डिले इन दी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 4, द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 of CGST Act from financial year 21-22 who failed to pay file the GSTR 4 shall be as under, shall be as under। देखो जी क्या कहता है, where the total tax payable is nil 500, registered person other than those covered in a one, इनका है अभी 2000। तो भाई ये सारा हमने मॉड्यूल में भी पढ़े हुए हैं। यहाँ ना बस इन्होंने जो एक मैक्सिमम कैपिंग की गई है वो अमाउंट आपको दे दी है, तो इसको विद मॉड्यूल पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। सर अब लिख के आता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय ए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद। इससे भाई सीए दोस्त नाराज भी होते हैं, काम कम होता है ना इससे। नो डाउट काम किसी का भी कम हो उसे बुरा लगता है। अब ये एक चीज थी जो सीए से करवा के आपको सबमिट करनी थी, वो अब इन्होंने खत्म कर दिया। देखो क्या कहता, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/21 सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट हैज बीन अमेंडेड so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by a specified professional and to provide a filing of annual return on self satisfaction basis। अरे बस वो reconciliation statement duly audited चाहिए नहीं, बस आप खुद ही भर दो, आप ऐसी खुद ही भर दो रिटर्न। It further provide for commissioner to exempt a class of taxpayer from filing of annual return, वो भी तो कर रखा। तो यहाँ भी वो सारी कहानी आ जाएगी कि ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं है, हाउएवर कमिश्नर एग्जाम्प्ट कर सकता है कई लोगों को। तो भाई इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। तो ये था भाई आपका जीएसटी का अपडेट। डिमांड थी बच्चों की कि भाई कर दो इसे, तो कर दिया गया है। जहां जहां मैंने बोला है कि क्वेश्चन लगेगा वहां बहुत ध्यान देना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना क्लोज टू 2 आवर्स भी इस सारे पे लगाते हैं तो आपको ये लगा लो कि भाई जीएसटी के 40 नंबर के पेपर में 5-6 नंबर की हेल्प तो डायरेक्टली मिल जाएगी, ज्यादा चाहे मिल जाए, पर एक बेर मिनिमम जो मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।